जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी फिजिकल 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल के कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में जाकर गलती कर देते हैं, जिस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। हर एक साल जितनी बार भी भर्ती आती है, छोटा सा पॉइंट की वजह से, माइनर मिस्टेक की वजह से बहुत सारे बच्चे अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोग ये काम कर लेना। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना। अगर आपके पास इस तरीके से कोई दिक्कत है तो आप उसको सही कर लेना। डेफिनेटली आप इसमें 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होंगे, फिजिकल में बाहर नहीं होंगे, मेडिकल में बाहर नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि हाइट के अनुसार आप सभी का वजन कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है, मेडिकल में बहुत सारे बच्चे जाके बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मेरा हाइट के अकॉर्डिंग, मेरे एज के अकॉर्डिंग कितना वजन होना चाहिए। जिस वजह से किसी का ओवर वेट हो जाता है, किसी का अंडर वेट हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, मेडिकल के समय बाहर हो जाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वजन कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। मेरे पास एक सीट है जिसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है कि अगर आपका एज 18 साल है, 19 साल है, आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आपका वजन कितना होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना। और दोस्तों, आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाने हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप सभी को लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपके मन में किस तरीके से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि साथियों, आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक सीट है जिसमें ये बताया गया है कि किस एज में कितने हाइट पे कितना वजन होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास सीट है, मेल के लिए अलग सीट है, फीमेल के लिए अलग सीट है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कि आप सभी को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखना है ताकि आप सभी को आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप सभी के पास जो 10th का मार्कशीट है। कई बार क्या होता है, कई सारे स्टेट में मार्कशीट पे सर्टिफिकेट होता है, कई सारे जगह पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये इन सभी चीज़ों को बिल्कुल कैरी करके रखना है। आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 10वीं के मार्कशीट पे उनका नाम अलग होता है, आधार कार्ड पे नाम अलग होता है। तो आप सभी को क्या करना है, अभी से अपना नाम वेरीफाई कर लेना है। जो आपका नाम हो, आपके मम्मी का नाम हो, आपके पापा का नाम हो, जो भी आपका नाम हो, वो मैट्रिक के जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के अनुसार आधार कार्ड पे होनी चाहिए। अगर इन दोनों में मिस्टेक होगा, कहीं मिसमैच होगा, तो आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट। और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आप सभी का जो आधार कार्ड है उस पे जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपके मम्मी का नाम है, आपका पापा का नाम है, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मैच होनी चाहिए। स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर किसी तरीके से मिसमैच है तो आपके पास अभी भी समय है, आप अभी भी आधार कार्ड को सही करवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 12th का मार्कशीट, मैंने 12th का मार्कशीट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर आपने फॉर्म भरते समय अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे रखा है कि मैंने 12वीं पास किया है, मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, तो आप सभी को अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मार्कशीट लेकर जाना होगा। ये भर्ती 10वीं पास है। अगर आपने सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन के समय, अपने फॉर्म भरते समय 10वीं पास ही दिखाया है तो आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर जानी है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाया है, 12th पास बताया है, तो आप सभी को 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी होगी। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जितने भी आपके नाम होंगे, डिटेल होंगे, सब 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। अगर कहीं भी मिस्टेक होता है तो आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप अभी बैठ के चेक कर लेना, और कहीं भी दिक्कत होगी तो आप उन सभी चीज़ों को अभी सुधरवा लेना, सही करवा लेना। उसके बाद दोस्तों, आपके पास 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, जो अपने रिसेंट का फ़ोटो होगा, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको ये फिजिकल के समय भी लेकर जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये लेकर जाने हैं। आप सभी 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि आप सभी के पास आईडी प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आप
ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसको लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। बेसिकली सभी लोग यहाँ पे आधार कार्ड लेकर जाते हैं, तो आप आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ये है जिसमें बहुत सारे बच्चे, हजारों संख्या में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एसी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने एसी एसटी ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है उनके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो दोस्तों अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन बनता है तो आप वहां से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अगर आपकी सर्टिफिकेट पे एसडीएम का साइन हो गया या डीएम का साइन हो गया तो उसे सेंट्रल लेवल का ही माना जाता है, ब्लॉक लेवल से नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आप उसे सेंट्रल लेवल में कंसीडर कर सकते हैं, उससे सेंट्रल लेवल में माना जाएगा। अगर एसडीएम का साइन हो जाता है, एसडीएम का सिग्नेचर हो जाता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का साइन हो जाता है तो उसे सेंट्रल लेवल में ही माना जाता है। तो जितने भी लोगों ने एससी एसटी ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया है उनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओबीसी में एनसीएल होना चाहिए। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास एनसीएल होना चाहिए, ओबीसी के लिए एनसीएल चाहिए जो कि सेंट्रल लेवल से होनी चाहिए। अगर इस पर भी एसडीएम या डीएम का सिग्नेचर हो जाता है तो इसे सेंट्रल लेवल का माना जाएगा। स्टेट लेवल का वैलिड नहीं होगा, राज्य सरकार का वैलिड नहीं होगा, केंद्र सरकार का ही वैलिड होगा। और इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी इंग्लिश किसी भी फॉर्मेट में हो बस वो समझ में आनी चाहिए, वैलिड होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ना होकर ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आप इसे बनवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप इसे बनवा लेंगे तो आपको इसे सेंट्रल लेवल में कंसिडर किया जाएगा। डीएम का सिग्नेचर हो जाता है तो इसे सेंट्रल लेवल में माना जाएगा। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपने जनरल में फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपने एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और आपने जनरल से फॉर्म अप्लाई किया है, फिर आपको किस तरीके से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं फिर आप सभी को वहाँ पे सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे आप सभी को वहाँ पे शो करना होगा, दिखाना होगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितने भी लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है उनके पास सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जब इसका फॉर्म भरने का अंतिम दिन था, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, जो फॉर्म भरने का यहाँ पे लास्ट दिन था वहाँ से उससे पहले या उस दिन तक आप सभी के पास ये सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उस दिन तक नहीं है, उससे पहले का नहीं है, तो आप बाद में जो बनाए हैं उसको भी लेकर जा सकते हैं। हालांकि ये सीआईएसएफ के जो भी वहाँ पे एसएसजीडी के फिजिकल करा रहे होंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट को वैलिड मानते हैं। तो आप सभी लोग इन सभी डॉक्यूमेंट को अभी से बनवा कर रखेंगे। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो अभी से इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने पास कैरी करके रखेंगे, अपने पास बनवा के रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है अदर डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उन सभी कैंडिडेट को वहाँ पे हाइट में, चेस्ट में छूट दी जाती है, तो उनके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है जो वो अलग से बनवा लेंगे। तो दोस्तों यही है डॉक्यूमेंट, यही सभी चीज़ आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जानी है। पहला है 10th का मार्कशीट, दूसरा है 12th का। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन शो कर रखा है तो आप सभी को अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के मार्कशीट लेकर जानी होगी। उसके बाद आपके पास 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। उसके पास यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के पास सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से कोई अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कॉपी भी लेकर जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि किस हाइट के अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे वजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसी वजह से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि फीमेल में हाइट पे किस एज में कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे अगर किसी का यहाँ पे हाइट 150 सेंटीमीटर है, उनका एज यहाँ पे 18 से 22 साल के बीच में है, तो जो
वज़न होनी चाहिए वो 36.5 किलो से यहाँ पे 44.5 किलो होनी चाहिए। उसके बाद जिनका यहाँ एज यहाँ पे 23 से 27 साल है उनका जो वज़न है यहाँ पे 37 किलो से 45 किलो होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हाइट दिया गया है, यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपका हाइट इनमें से है तो आप देख लेना कि आपके हाइट में आपकी एज में कितना है वहाँ पे वज़न मांगी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए कि मेल कैंडिडेट में किसके लिए कितनी हाइट रहने वाली है, किस एज पे कितनी वज़न होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे 170 सेंटीमीटर। अगर आपका हाइट यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आपका हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर है और आपका एज 18 से 22 साल के बीच में है तो आपका जो वज़न होना चाहिए वो 52 से 64 केजी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एज 23 से 27 साल के बीच में है तो आपका जो वज़न है 54 से 66 केजी होना चाहिए। अगर आपका एज यहाँ पे 28 से 32 साल है तो आपका जो वज़न है 56 से 68 केजी होना चाहिए। अगर आपका एज यहाँ पे 33 से 37 केजी है तो आपका जो वज़न है वो 57.5 से 70.5 केजी यहाँ पे होनी चाहिए। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर जिनका यहाँ पे हाइट 172 सेंटीमीटर है और उनका एज 18 से 22 के बीच में है तो यहाँ पे उनका जो वज़न है 54 से 66 केजी होना चाहिए। और जिनका यहाँ पे एज 23 से 27 साल के बीच में है तो उनका जो वज़न है 55.5 से 67 केजी होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख लेना और अपने सामने से यहाँ पे आपकी जितनी भी हाइट होगी उसके सामने से यहाँ से आप मैच कर लेना कि किस हाइट पे किस एज में कितना वजन होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैंने इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आप अपना हाइट देखना है, उसके बाद यहाँ पे एज देखना है कि आपका हाइट कितना है, एज कितना है और उस एज के अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए। आप यहाँ से इसको अपना एज के अकॉर्डिंग अपने हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए। तो मेरा भी एक काम कर देना, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना उसको तोड़ देना, फोड़ देना, कुछ भी कर देना, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दिनों से सब्सक्राइब नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम इसी तरीके से आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होंगे ना सबसे पहले बताते रहेंगे, सही समय पर बताते रहेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।